students, welcome to the second video of our NTSC series. If you have not watched the first video yet, please click on the corner to watch the first part. पहले पार्ट में हमने देखा डिटेल्स अबाउट NTSC एग्जाम कब होता है, कौन कंडक्ट करता है, क्या स्टेज होते हैं, क्या सिलेबस होता है, क्यों देना चाहिए एंड सो ऑन. इस पार्ट में हम देखेंगे स्ट्रैटेजी टू क्रैक NTSC. एग्जाम में हमें क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए और अकॉर्डिंगली हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए इफ वी आर रियली सीरियस अबाउट क्रैकिंग NTSC एग्जाम. नाउ बिफोर वी स्टार्ट क्विकली एक बार फिर से एग्जाम का फॉर्मेट देख लेते हैं. दोनों स्टेज 1 स्टेज 2 का सेम ही फॉर्मेट है. देयर आर गोइंग टू बी 2 सेक्शंस. एक होगा आपका MAT, दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट. It will have questions from analytical and logical reasoning, right? Common sense reasoning based question होंगे. There are going to be 100 questions. Each question will carry 1 mark, so maximum marks will become 100. And you will be given 2 hours for math section. Similarly, SAT section की बात करें, Scholastic Aptitude Test, इसके अंदर बच्चों टोटल 5 एरिया आएंगे. आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ एंड सोशल साइंस. देयर विल बी 5 एरियाज. तो ये तो आपके सिलेबस में है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है काफी हद तक. मैथ की तैयारी आपको एकदम से करनी पड़ेगी क्योंकि वो आपके स्कूल का हिस्सा नहीं रहा है. अगेन ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स. टोटल क्वेश्चन विल बी 100, सो मैक्सिमम मार्क्स विल बी 100 एंड यू विल अगेन गेट 2 hours फॉर अटेम्प्टिंग दिस पार्ट. Remember that there is no negative marking in the entire paper. 2018 के बाद से नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है. तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करके आने ही है, ठीक है. आता हो ना आता हो अटेम्प्ट तो करनी ही है हमको, बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो नेगेटिव मार्किंग, राइट. ऊपर वाले का नाम लो और लगा दो, ठीक है. चलिए अब लास्ट ईयर की बात करूं मैं. स्टेज 2 का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा है, राइट, वो था जनरल कैटेगरी के लिए 140 मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 122, एससी कैटेगरी के लिए 113, एसटी कैटेगरी के लिए 105 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 109. सो अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपको अपना तैयारी का लेवल रखना पड़ेगा. आपको अपने एग्जाम का स्कोर एक पर्टिकुलर टारगेट करना पड़ेगा. नाउ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, राइट, इस वीडियो में हम अज्यूम करेंगे कि वी आर टारगेटिंग द जनरल कट ऑफ, राइट. तो जनरल कट ऑफ के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आप थोड़े बहुत नंबर कम कर सकते हो इफ यू हैव द एडवांटेज ऑफ एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है. अब पिछले काफी सारे सालों की बात करूं, लास्ट ईयर कट ऑफ रहा है 140, राइट. उससे पहले 132, राइट. तो कट ऑफ जनरली देखा गया है हमने कि भाई 130 से 150 की रेंज में टारगेट स्कोर होता है, ठीक है. तो हम ये वीडियो में यही स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि भाई अगर मेरा स्कोर 130 से 150 के बीच मेरे को लाना है तो व्हाट शुड बी माय स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द टेस्ट. मेरे को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, मेरी तैयारी कैसे होनी चाहिए. 130 to 150 ये क्रिटिकल रेंज है बच्चों. जनरली कट ऑफ इसी के अंदर रहता है, ठीक है. नाउ स्ट्रैटेजी इन NTSC एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सी कोई भी एग्जाम है ना जिसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, वहां पे स्ट्रैटेजी का रोल आ ही जाता है. अब जैसे अगर मैं आपको बात करूं इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, राइट, जो IUQM और INMO का उसके बाद वाला स्टेज होता है. ना इस एग्जाम के अंदर 6 क्वेश्चन आते हैं बच्चों. 6 क्वेश्चंस आर देयर एंड देयर आर 9 hours गिवन टू यू. आपको 9 घंटे का समय दिया जाता है. तो इस एग्जाम में तो कोई स्ट्रैटेजी का रोल ही नहीं है, राइट. क्या स्ट्रैटेजी, 6 सवाल हैं, आता है तो देखो, नहीं आता है तो आगे बढ़ो, ठीक है. बट अगर मैं NTSC की बात करूं, यहां पे सवाल हैं आपके 200 टोटल. क्या आपको सारे अटेम्प्ट करने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो, राइट. प्रोबब्ली यू नीड टू अटेम्प्ट समवेयर क्लोज टू 160-170 क्वेश्चन, राइट. अगर आपको एग्जाम का कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको शायद 160-170 जेन्युइन अटेम्प्ट, राइट. सी व्हेन आई से अटेम्प्ट आई मीन टू से जेन्युइन अटेम्प्ट. बाकी अटेम्प्ट तो सारे करेंगे, हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया है दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो नेगेटिव मार्किंग. तो अटेम्प्ट तो पूरे करेंगे हम. बट जेन्युइन अटेम्प्ट कितने होंगे, क्या सारे 200 हो सकते हैं? सी अनलेस यू आर ब्रिलियंट, राइट, आप एकदम ही गिफ्टेड हो तो बात अलग है. बाकी यूजुअली लोगों के जेन्युइन अटेम्प्ट रहते हैं 160 to 170 के बीच में. ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एग्जाम क्लियर कर देते हैं, राइट, जिनको NTSC स्कॉलर एंड में उनको दर्जा मिलता है NTSC स्कॉलर का, ठीक है. तो हमें आप समझो कि यहाँ पे काफी सारे सवाल छोड़ने पड़ेंगे. Now, in any exam where you have to leave questions, strategy becomes very very important. अगर आप randomly पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो नहीं होने वाला. NTSC तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता without any strategy, ठीक है. अब when we discuss strategies, right, अब आ जाते हैं strategies to crack NTSC. अब पहला स्ट्रैटेजी तो बच्चों ये है कि देयर इज नेवर अ रिजिड स्ट्रैटेजी, राइट. आप एग्जाम में एक स्ट्रैटेजी लेके जाते हो, एक माइंडसेट लेके जाते हो, बट
ऑल दैट कैन चेंज एट द फर्स्ट ग्लांस ऑफ पेपर, राइट? पहला पेपर देखा आपने और ओहो भाई आज की स्ट्रैटेजी तो अब कुछ और ही लगेगी, जो मैं सोच के गया था वो तो नहीं हो पाएगा। बिकॉज at any day of the week आपकी strategy is going to depend on the paper that you encounter on the final day of exam। अगर पेपर मान लो सडनली बहुत टफ आ गया है तो आप तो स्ट्रैटेजी बना के गए हो 150 नंबर आने की कि मेरे को 150 लाना है, पर आप देख रहे हो कि यार पेपर आज तो अनरीजनेबली टफ है, राइट? हो सकता है, हु सेज के बहुत टफ पेपर नहीं आ सकता। इन दैट केस शायद 150 मार्क्स आपको नहीं चाहिए, शायद 110 माइट बी इनफ, शायद 115 माइट बी इनफ, राइट? हु नोस। अब मैं अगर ऐसे में भी सोचूं कि नहीं 150 लाना है, 150 लाना है, 150 लाना है, आई विल क्रिएट सो मच प्रेशर ऑन माई सेल्फ दैट आई विल प्रॉब्ली एंड अप स्कोरिंग 50 और 60 मार्क्स, राइट? सो वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल। स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी रिजिड, इट ऑलवेज हैज टू बी फ्लेक्सिबल। उल्टा भी हो सकता है कि पेपर इज एक्चुअली वेरी इजी। स्टेज 1 में कट ऑफ जाता है ना कुछ स्टेट के अंदर 180, 182, मान लो स्टेज 2 का पेपर भी इजी आ गया है और कट ऑफ माइट एक्चुअली गो 160, 165, ऐसा भी तो हो सकता है। अब आप तो देख के गए थे कि यार 150 लाना है, 150 बनाना है, और 150 आपने बना दिया, बट आपका तो कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ वेंट टू 165 प्रॉब्ली। तो कोई भी स्ट्रैटेजी कभी भी रिजिड नहीं हो सकती। ऑन द डे ऑफ एग्जाम फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। अच्छा, इसका ये भी मतलब नहीं है कि ऐसे ही चले जाओ एग्जाम देने, बिकॉज सी एक मोस्ट प्रोबेबल आउटकम तो होता ही है, राइट? सो वी ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि भाई दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम, हम उसके लिए तैयार हैं, ठीक है? फिर सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3 हम इसके लिए भी तैयार हैं, पर कोई और सिनेरियो एन आ गया, राइट? सिनेरियो एन की मैंने तैयारी नहीं की थी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, सो आई विल हैव टू अडेप्ट ऑन द डे ऑफ द टेस्ट, ठीक है? दैट इज फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। दूसरा, जैसे मैंने बोला, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम के अंदर, ठीक है? सो मान लो, राइट, आपने लेट्स से 170 क्वेश्चंस जेन्युइनली अटेम्प्ट किया, आपने जेन्युइनली 170 अटेम्प्ट किए, जिसमें से आपके लेट्स से 135 जितने करेक्ट हो गए हैं। अब बाकी के 30 अगर आप बच्चों रैंडम मार्क भी करते हो, राइट, आपने सारे बी मार्क कर दिया, सारे सी मार्क कर दिया, कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के आपने सारे मार्क कर दिए, सो देयर इज अ वेरी डिसेंट चांस कि 30 में से यू माइट एंड अप स्कोरिंग 8 मार्क्स, राइट? यू माइट एंड अप स्कोरिंग 8 मार्क्स and that will take you to 143, right? And जैसा मैंने आपको बताया last year the cutoff was 140, so the difference between you clearing cutoff and you not clearing cutoff is those 30 questions which you had to random mark, जो आपको random mark करने थे। सारे 200 के 200 genuine attempt करने की हम कोशिश करेंगे, but जैसा मैंने बताया it's very very tough, almost unreasonable expectation होगा thinking कि I will attempt all 200 marks genuinely, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं जिसके ऊपर अगर आप समय दोगे यू विल एंड अप वेस्टिंग ऑल योर टाइम, ठीक है? तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि भाई नो नेगेटिव मार्किंग, सो आई हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो इसमें दो चीजें हो सकती है। एक क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है कि यार ये काफी लंबा है, इजी है पर लंबा है, इसको मैं ब्लैंक रखूंगा। समय जब मेरा लास्ट के 15-20 मिनट बचेंगे, व्हेन आई हैव डन ऑल द इजियर शॉर्टर क्वेश्चंस, तब मैं ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा। अच्छा, कोई क्वेश्चन मेरे को लगता है यार तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, ऐसे में तो इस पे वापस भी आने की जरूरत नहीं है, रैंडम मार्क करिए। आप पहले से डिसाइड कर लो कौन सा ऑप्शन आपको रैंडम मार्क करना है, बी या सी, जो भी आपको रखना है, डी, ए, राइट? अगेन कुछ में कोई मेरे ख्याल से सुपरस्टिशियस होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा ऑप्शन मार्क करना है, जो भी आपको ठीक लग रहा है वो ऑप्शन मार्क करके आप आगे बढ़ के, इफ यू बिलीव क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, वैसे भी अपने को नहीं आने वाला, राइट? इन दैट केस इट डजंट मेक मच ऑफ सेंस, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब मैथ सेक्शन की बात करते हैं। नाउ मैथ सेक्शन के अंदर 75 to 80 मार्क्स तो आपको टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है? दिस इज अ डिसेंट स्कोर, राइट? मैं बोल रहा हूँ इतना तो नीडेड है, ठीक है? अगर मैं गुड स्कोर की बात करूं, मैं आई प्रॉब्ली से 85, राइट? 85 इज अ गुड स्कोर एज फार एज मैथ इज कंसर्न्ड, बट 75 to 80 तो चाहिए। अगर इससे कम आ रहा है अपना, राइट, हमारे मार्क्स आ रहे हैं 65, राइट, 60 मैथ के अंदर, तो बहुत मुश्किल है एनटीएससी क्रैक कर पाना। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल है, ऑब्वियसली यू कुड स्कोर 100 out of 100 इन सैट एग्जाम, बट चांसेस आर वेरी अनलाइकली। अगर आपका मैथ में 60 आया है तो आपका सैट में 100 नंबर लाने का प्रोबेबिलिटी इज हाईली अनलाइकली, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो यहाँ पे कम से कम हमें 75 to 80 मार्क्स तो चाहिए, and 85 would be actually considered a very good score. Again, this is based on the average of last 5 years difficulty. As I said, जरूरी नहीं है कि आप जो एग्जाम दोगे उसमें भी यही चीज होगी पक्का और 80 ही लाने दे। सर आपने बोला था 80 लाओ हो जाएगा क्लियर, मैं 80 ले आया, कट ऑफ मेरा क्लियर नहीं हो रहा,
बिकॉज द पेपर माइट बी टू इजी, राइट, प्रॉब्ली 90 वाज नीडेड, ठीक है। बट अगर आप हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट देखते हो तो 85 हैज ऑलवेज बीन अ गुड स्कोर, 80 मार्क्स इज आल्सो डिसेंट। आपका ठीक ठाक चांस है कि आप एनटीएससी स्कॉलर बन जाओगे अगर आपका 80 या उसके ऊपर स्कोर आ रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ पे 85 के ऊपर अटेम्प्ट चाहिए होंगे आपको। अगर आप टारगेट स्कोर कर रहे हो अपना 75 to 80, तो 85 जेन्युइन अटेम्प्ट, राइट, फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ, व्हेनेवर वी से अटेम्प्ट वी मीन जेन्युइन अटेम्प्ट। तो आपको 85 के आसपास जेन्युइन अटेम्प्ट लगेंगे। बाकी क्या 15 रैंडम मार्क कर दोगे, जिसमें से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15 में से 3 या 4 तो करेक्ट हो जाएंगे, जो मैंने तुक्के मारे हैं, राइट, अगेन वो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, ठीक है। 15 के 15 गलत हो रहे हैं तो भगवान ने आपके नसीब में कुछ और अच्छा लिखा है प्रॉब्ली, ठीक है। अगर आपके 15 के 15 रैंडम मार्क किया आपने, सारे गलत हो गए, देन गॉड हैज बिगर प्लान्स फॉर यू, ठीक है। सो यहाँ पे 85 जेन्युइन अटेम्प्ट तो मेरे को कम से कम चाहिए होंगे, ठीक है। लेट्स डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द एमएटी सेक्शन। अब एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं एनटीएससी के बारे में कि मैथ का तो एनटीएससी में इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है। देखो, दो अलग अलग चीजें हैं। मैथ का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मैथमेटिक्स सेक्शन के मार्क्स का वेटेज काफी कम है, बट मैथ का इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। क्यों? बिकॉज हमने जितने ही बच्चे देखे अभी तक जिन्होंने एनटीएससी क्लियर किया हुआ है, देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन देयर एबिलिटी to crack math problems and their ability to crack problems from MAT area, ठीक है। जिनका मैथ अच्छा है, काफी अच्छा है, there is a very high chance कि उनका मेंटल एबिलिटी का एप्टीट्यूड भी काफी अच्छा होगा। और अगर आपका मैथ बहुत वीक है, then it is highly unlikely कि आपका लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होगा। अगेन आई एम नॉट सेइंग नो चांस, बट यस हाईली अनलाइकली अगर आपका मैथ बहुत वीक है तो। अब फॉर एग्जांपल सी दिस प्रॉब्लम, द फॉलोइंग नंबर सीरीज फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न, वन ऑफ द नंबर्स इन द गिवन सीरीज इज रॉन्ग, आइडेंटिफाई दैट रॉन्ग नंबर। हमें वो गलत नंबर आइडेंटिफाई करना है। नाउ पीपल हु हैव अ स्ट्रांग बेंट ऑफ माइंड will get this answer within seconds, उनका आंसर सेकंड में आ जाएगा। whereas people who are not so great at math might probably struggle in this question, right, they will fail to establish the link कि यहाँ पे यार क्या हो रहा है। बट अगर आपका मैथ अच्छा है, अगर आपने काफी काम किया हुआ है स्क्वायर क्यूब्स इन सब चीजों के ऊपर, इट विल द क्वेश्चन विल शाउट एट यू, राइट, कि देखो ये आंसर है पक्का। अब जैसे कि यहाँ पे 3 इज नथिंग बट 2 square minus 1, 15 is 4 square minus 1, 63 is 8 square minus 1, 1023 is 32 square minus 1, 4096 is 64 minus 1, 120 you cannot express as 1 less than square of a natural number, so definitely 129 is the odd one out. It is not a number which follows the pattern that other numbers are following. तो ये एकदम तुरंत आपका आंसर आ जाता अगर आपका मैथ अच्छा है तो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपको एनटीएससी में ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर क्वेश्चन एक ही मार्क का है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ये भी एक नंबर का था, और अगला जो क्वेश्चन है ये भी एक नंबर का है। तो क्या हमें ये करना चाहिए क्या? तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना चाहूंगा इन द इनिशियल एटलीस्ट 85-90 मिनट्स। 2 घंटे का समय है मेरे पास पूरा मैथ का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। लेट मी डिवाइड दैट इनटू 2 हाफ, 90 मिनट्स 30 मिनट्स। पहले 90 मिनट में एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं, ठीक है। इन द फर्स्ट 90 मिनट्स मैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहूंगा जो 60 सेकंड या मैक्सिमम 90 सेकंड के अंदर आंसर दे दे। इसका आंसर आ जाएगा, राइट, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अनडूएबल है, कर ही नहीं पाएंगे हम, कर लेंगे हम, बट यार इसको पढ़ने में 1.5-2 मिनट लगने वाले हैं पक्की बात, और फिर कुछ बनाना भी पड़ेगा। दिस क्वेश्चन विल वेरी इजीली प्रॉब्ली टेक 3 मिनट्स और इवन मोर, ठीक है। तो ऐसे स्पीड ब्रेकर को बिल्कुल हमें अवॉइड करना है। ये लेंथी क्वेश्चन है, हो सकता है, बट इस पे मैं बाद में आऊंगा। आई विल नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस राइट नाउ। नाउ एक और चीज, राइट, बीवेयर ऑफ रॉन्ग ऑप्शंस इन एनटीएससी। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, इतने रेप्यूटेड एग्जाम के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट ऑलमोस्ट हर साल हम देखते हैं कि या तो कुछ क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन कोई सही नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 statements have been provided which are considered as true even if they do not collaborate our real life experiences. Now these 5 statements are followed by 4 conclusions as alternatives. Now in the given statements, which one among the 4 conclusion is definitely false, right? The question says definitely false, पक्का false ही होगा। अब 4 statement देखते हैं। पहला statement says some donuts are dumb, right?
So some donuts, so let's say these are donuts and these are dump. So we are given that some donuts are dump. So let's write this as donuts, right? And this is dump. Some donuts are dump. Next बोला है some dump are sweets, right? Some dump are sweets. Now देखो, तो दो पॉसिबिलिटी हैं कि स्वीट का डोनट के साथ भी इंटरसेक्शन हो सकता है, ठीक है? सो वी नीड टू कीप दैट पॉसिबिलिटी इन माइंड एज वेल. अभी के लिए आई एम राइटिंग स्वीट एज दिस, बट डू कंसिडर कि स्वीट का इंटरसेक्शन पॉसिबल था डोनट के साथ. अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला हुआ है नो. सो वी हैव सीन सम डोनट्स आर डम, some dumps are sweet. Next is all sweets are tall. सारे के सारे जो स्वीट हैं all of them are tall, right? So all sweets are tall. इसका मतलब स्वीट जो भी है वो पूरा का पूरा टॉल के अंडर आएगा. अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनका डोनट के साथ इंटरसेक्शन हो सकता था. दैट इज अ पॉसिबिलिटी. लास्ट स्टेटमेंट अपने को दिया है, ठीक है, सेकंड लास्ट, नो टॉल इज अ डोनट, राइट? अच्छा, इसका मतलब है टॉल और डोनट का कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा. इसका मतलब है स्वीट और डोनट का भी कोई इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है. तो अभी तक जो हमने डायग्राम बनाया वो डेफिनेटली सही है, पक्की बात, ठीक है? तो नो टॉल इज अ डोनट, सो देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन डोनट एंड टॉल. नेक्स्ट बोला हुआ है, लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल डोनट्स आर शुगर, राइट? ऑल डोनट्स आर शुगर, राइट? तो शुगर अपने को बनाना है, सुनना, ठीक है? ऑल डोनट्स आर शुगर. अब ऑप्शन दिए हुए हैं सम स्वीट्स आर शुगर. देखो ये तो हो सकता है ना, राइट? दिस इज पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज ऑल डोनट्स आर शुगर. तो ये डोनट है आपका, राइट? ये जो मेरा सर्कल है दिस इज डोनट. ऑल डोनट आर शुगर, इसका मतलब है ये शुगर के अंडर आएगा, और कुछ बोला नहीं है आपको, राइट? देयर इज नो अदर रिस्ट्रिक्शन. इसका मतलब है यू कैन हैव अ पॉसिबिलिटी जहां पे एवरीथिंग इज अंडर शुगर. ये केस एग्जिस्ट करता है बच्चों, ठीक है? जहां पे एवरीथिंग इज फॉलिंग अंडर शुगर. This possibility very much exists because again you are just given that all donuts are sugar. तो sugar तो पूरा encompass कर ही सकता था. So पहला conclusion some sweets are sugar, right, is true, right? ध्यान से देखो, some sweet are sugar. देखो अब ऐसा मत बोलो कि नहीं सर ये गलत है, क्योंकि आपके हिसाब से तो all sweet are sugar होना चाहिए था. देखो if all is true then some is also true, ठीक है? अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई all ह्यूमन बीइंग्स आर मैमल्स, देन सम ह्यूमन बीइंग्स आर मैमल्स बोलना कोई गलत नहीं है, ठीक है? डू नॉट ऑटोमेटिकली अज्यूम कि सम का मतलब है बाकी सम आर नॉट. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. यू कैन नेवर मेक दैट assumption. सो डेफिनेटली ट्रू तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? डेफिनेटली फॉल्स. पहला वाला फॉल्स होना जरूरी नहीं है. दिस कुड बी ट्रू. सेकंड, सम डम्स आर टॉल, राइट? नाउ सम डम्स आर टॉल तो ऑब्वियसली होगा, ये तो पक्का होने वाला है, ठीक है? सम शुगर्स आर नॉट डम. सम sugars are not dumb, right? Again ये भी होगा ही होगा, ठीक है? Because some sugar will not be dumb, that has to be true. Why? Because सारे जो डोनट है आपके वो अंदर आने वाले हैं of sugar, right? So this obviously will be false. Some talls are dumb. Some tall are dumb. ये भी again ये भी होना ही है, ठीक है? So probably the question should have been which among the following conclusions can be false. Can be false में first option सही हो जाता, but definitely false तो गलत है. Definitely false में ऐसा बोलना कि first option definitely false होगा is the wrong statement, right? तो ऐसे गलत ऑप्शन आते हैं एग्जाम के अंदर. मैथ का भी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको जहां पे ऑप्शन चॉइसेस गलत थे, ठीक है? सो बी वेयर, राइट? आपको ऐसा लग रहा होगा अरे मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा, मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा, इतना ऑब्वियस है. अरे शायद ऑप्शन ही सारे गलत हैं. समय बर्बाद नहीं करने का, राइट? एनटीएससी का एग्जाम इज लाइक अ रिवर, राइट? रिवर रुकती नहीं है, आपको भी नदी की तरह बहते रहना है. रुक गए तो गए, ठीक है? दूसरा, राइट? अब देखो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे मैथ सेक्शन के अंदर जो आपको मतलब 10-15 सेकंड के अंदर निकालने हैं. ये चीज, राइट, दूसरे सेक्शन में शायद इतना इजीली पॉसिबल नहीं होता, बट मैथ में कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेंगे जो 10 से 15 सेकंड में आप निकाल दोगे. ये क्वेश्चन क्यों जरूरी है? बिकॉज आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो 3 मिनट में होंगे. अब कुछ सवाल मेरे 3 मिनट लेने वाले हैं, बट कुछ अगर आपने 10 सेकंड में कर दिए तो बैलेंस हो गया, राइट? ऑन एन एवरेज आप समझो कि अपने को हर क्वेश्चन के लिए 80 to 85 सेकंड का समय मिल रहा है. तो उसमें से अगर आपने कहीं 1 मिनट बचा लिया तो कहीं फिर 1 मिनट ज्यादा दे दोगे तो बैलेंस हो जाएगा. तो इट इज वेरी नेसेसरी कि जो 10-15 सेकंड वाले क्वेश्चन है वो 10-15 सेकंड में ही निपटाए और करेक्ट होने चाहिए. ये गलत हो गए तो बहुत पीछे छूट गए आप, ठीक है?
तो the objects or words given below form a certain group, right? They form a certain group. Which one of the following does not belong to the group? Options are spectacles, earrings, bicycle, shoes, bangles, right? Again, it goes without saying the answer is bicycle, because everything else, right, you wear on your body, right? Shoes आप पहनते हो पैरों पे, spectacles आप पहनते हो, earring आप पहनते हो, cycle आप पहनते नहीं हो, ठीक है? You don't put a cycle on your body, right? अब वो बात अलग है कि कभी कभी साइकिल आपके ऊपर आ जाती होगी, but that is not the purpose of a cycle, ठीक है? अब ये क्वेश्चन 10-15 सेकंड में होना जरूरी है, और आपने गलत कर दिया तो देखो बहुत डिफरेंस आ जाएगा. तो समबडी आपसे 1 मार्क आगे निकल गया 10 या 15 सेकंड के अंदर ही, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं. अच्छा, मैथ, राइट? देखो मैथ कैसे मैटर करता है. अब ये क्वेश्चन है एमएटी के अंदर, ठीक है, बट देखो इसके अंदर भी थोड़ा मैथ तो लग ही रहा है, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे बोला हुआ है रोहन मूव्स 1 किलोमीटर ईस्ट, राइट? सो यहाँ पे रोहन पहले 1 किलोमीटर ईस्ट गया, ठीक है, एंड देन टर्न्स टू साउथ एंड मूव्स 5 किलोमीटर. फिर उसने साउथ में जाके 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया? देन ही अगेन टर्न्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर. फिर से उसने ईस्ट में 2 किलोमीटर ट्रैवल किया. देयर आफ्टर ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड मूव्स 9 किलोमीटर्स. फिर उसने नॉर्थ में ट्रैवल किया 9 किलोमीटर्स. अब सवाल पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट टू द प्रेजेंट पॉइंट, राइट? सो दिस वाज हिज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज हिज प्रेजेंट पॉइंट. You are required to find the distance between these 2 points. So again, अब देखो मैथ तो लगेगा ना यहाँ पे, because ultimately अब आप पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगाओगे बच्चों, ठीक है? You are going to apply पाइथागोरस थ्योरम. So ये 1 था आपका और ये 2 था, तो ये पूरा जो है आपका ये 3 हो जाएगा. This entire length, right? This will become 3. Now P से लेके अगर इस पॉइंट को नाम R दे दूं तो P से R जो है आपका, राइट, दैट इज 9 किलोमीटर्स. एंड ये पॉइंट अगर मैं T ले लेता हूं तो R से T इज 5 किलोमीटर. इसका मतलब P से T जो आ गया दैट विल बिकम 4 किलोमीटर. सो ये 3 है, ये 4 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूस ऑब्वियसली हैज टू बी 5. सो अगेन आई एम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम व्हिच इज टेक्निकली मैथ ओनली, राइट? सो माय आंसर विल बी 5 किलोमीटर. एंड इफ आई एम समबडी हु इज अफ्रेड ऑफ मैथ, जिसको मैथ से डर लगता है, मैं सीधा सवाल में नंबर्स लिखूंगा और यार अरे हो मेरे से तो नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं, राइट? एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, ये भी अगेन है तो मैथ का ही. तो a museum has an average of 522 visitors on a Sunday and an average of 100 visitors on other days. What is the average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with a Sunday? इसका मतलब है संडे 5 होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है? सो संडे एंड अदर डेज, ठीक है, 2 तरह के दिन हैं, संडे और अदर डेज. 30 डेज थे, बट यू आर स्टार्टिंग विद अ संडे. सो फर्स्ट इज अ संडे, फिर 8 विल बी संडे, 15 विल बी संडे, 22 विल बी संडे, 29 विल बी संडे. 5 संडे आएंगे टोटल आपके. सो संडेज है 5, सो अदर डेज विल बी 25. सो संडे को विजिटर आते हैं 520. आप चाहो तो एलिगेशन यूज कर सकते हो यहां से, या सिंपल 5 into 520, this will be the number of visitors on Sunday, plus 25 into 100, this will be number of visitors on other days. और एवरेज निकालना है, so divide by total number of days. अब टेक्निकली ये भी तो मैथ ही किया बच्चों आपने यहाँ पे, ठीक है? अब आप ये बोल रहे हो कि नहीं मुझे मैथ से डर लगता है, फिर तो नहीं हो सकता ये, ठीक है? सो इसको अगर हम सॉल्व करें, सो व्हाट डज दिस गिव अस? दिस विल गिव यू 2600 प्लस 2500 divided by 30. So you will get 5100 divided by 30. A 0 cancels out. 510 divided by 3. So 170 will be your answer. That is option number 2. So जैसा मैंने आपको बताया पहले कि मैथ के मार्क्स शायद क्रिटिकल नहीं होंगे मैथमेटिक्स सेक्शन के, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैथ का इंपॉर्टेंस ही नहीं है. अगर आपका मैथ बहुत खराब है तो मैथ के अंदर आप 85 मार्क्स नहीं ले पाओगे. लिख के ले लो मेरे से. ऐसे खूब सारे क्वेश्चन होंगे मेंटल एबिलिटी में जो कि एक्चुअली मैथ के ही हैं, ठीक है, बट कॉमन सेंस बेस्ड है, राइट? कोई भी कर सकता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं. अब ये क्वेश्चन देखो आप, ये भी अगेन काफी हेवी ऑन मैथ है. अब इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों ना आए ना तो छोड़ के आगे बढ़ो, राइट? इसमें समय बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है. इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, 30 सेकंड में क्लिक नहीं हो रहा, राइट? आप देखोगे क्या पैटर्न बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, और अगर नहीं क्लिक हो रहा तो बॉस आगे बढ़ो, कोई मतलब नहीं है लगे रहने से, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि 5 से 55 जा रहे हो आप, सो यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 11 एंड देन यू आर एडिंग 11 into 1 square, ठीक है? यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 11 एंड देन यू आर
adding 11 into 1 square. So 4 into 11 44, 44 plus 11 into 1 square is 11 only, तो 55 आ गया. फिर 55 से आप जा रहे हो 576. So that is 55 into 9 plus 9 into 3 square. ठीक है, पैटर्न आप चेक कर लेना, राइट. सो 55 9s will give you 495 plus 9 into 3 square. So 3 square is 9, 9 into 9 is 81, so plus 81 होगा. So 495 plus 81, this will give you 576, राइट. बट अगेन ये सवाल इजी नहीं है आइडेंटिफाई करना, राइट. ये पैटर्न एकदम से पकड़ लेना इज नॉट सो इजी. सो इफ अ पैटर्न डज नॉट क्लिक इन 30 सेकेंड्स, लीव द क्वेश्चन, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अपने को 100 के 100 नहीं करने हैं, 10 जितने क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे जो हमें नहीं आ रहे, ऐसे 10 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है. अब क्या क्या चीजें जरूरी रखनी है आपको मैथ सेक्शन के बारे में, राइट. कीप दिस थिंग्स इन माइंड. पहला, preparation is extremely critical. You will have to prepare for this section बच्चों, because you do not study this as a subject in your school. आपके स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है ये, तो आपको इसकी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, पक्की बात, राइट. इट गोज विदाउट सेइंग. दूसरा, स्पीड इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, राइट. यू गेट 80 to 85 सेकेंड्स पर क्वेश्चन. तो इस पेपर में अगर आपकी स्पीड अच्छे से नहीं आ रही तो मुश्किल है, राइट. तो आप नहीं कर पाओगे. यहाँ पे आपको, जैसे मैंने बोला, नदी की तरह बहते रहना पड़ेगा, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं लगना चाहिए. 85 क्वेश्चन जेन्युइनली अटेम्प्ट करने बहुत जरूरी हैं, अदरवाइज ये एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, पक्की बात. डिसीजन मेकिंग नीड्स टू बी फास्ट एंड एक्यूरेट, राइट. अब स्पीड कैसे आएगी, तो स्पीड कोई हाथ फटाफट चला के नहीं आती है. स्पीड आती है टेकिंग द राइट डिसीजन. ये सवाल नहीं आ रहा, छोड़ दो. अटके रहोगे, लगे रहोगे, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, फिर तो नहीं होने वाला, राइट. कोई क्वेश्चन अपने को नहीं आ रहा 25 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड में, छोड़ के आगे बढ़ो, राइट. उससे स्पीड आएगी आपकी व्हेन यू टेक फास्ट डिसीजंस. फाइनली, पीपल हु आर गुड एट मैथ टेंड टू बी गुड एट MAT एज वेल. सो ऐसा बिल्कुल मत करना कि माय टारगेट इज NTSC, राइट, तो मैं मैथ के ऊपर बहुत ध्यान नहीं दे रहा. ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज अगर आप मैथ पे ध्यान नहीं दे रहे तो आप शायद मैथ ठीक से नहीं कर पाओगे. तो मैथ अच्छा होना बहुत जरूरी है मैथ में 80 के ऊपर का स्कोर लाने के लिए, ठीक है. तो प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. देखो, हफ्ते में अगर आपके पास 10 आवर्स है ना, ठीक है, 10 आवर्स, तो NTSC के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, राइट, आप अपनी पढ़ाई को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, राइट. कि एक है भाई मेरा 10th बोर्ड्स, राइट, एक मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ूंगा, ठीक है, और एक मैं NTSC के लिए पढ़ूंगा. इसका रेशियो शुड बी 1:2 इन माय ओपिनियन. कि मैं बोर्ड के लिए अगर 5 घंटे पढ़ रहा हूं तो NTSC के लिए 10 घंटे पढ़ो आप. NTSC को आपको बोर्ड के मुकाबले डबल समय तो देना पड़ेगा, ठीक है. अगेन ये मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट थिंक कि सर 15 घंटे हम कैसे लाएंगे एक दिन में पढ़ने को, ठीक है. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, रेशियो बता रहा हूं मैं आपको, राइट. तो हफ्ते की बात कर लो आप. तो इन अ वीक इफ यू आर गिविंग x आवर्स टू बोर्ड एग्जाम, गिव 2x आवर्स टू NTSC. अच्छा, अब ये 10 घंटे NTSC में भी आप इनको 3 पार्ट में डिवाइड करो, राइट. एक हो गया आपका प्रिपरेशन फॉर SAT और दूसरा हो गया आपका MAT, ठीक है. और SAT में भी 3 एरियाज में आप डिवाइड करोगे फिर, ठीक है. दैट इज साइंस, मैथ और SST. मैथ तो अगेन सिर्फ मैथ है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग की आएगा. 10 में से बच्चों आपको कम से कम मैं बोलूंगा 3 आवर्स का समय देना चाहिए टू मैथ, राइट. बाकी का 3 to 4, राइट, आप 4 घंटे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 to 4 आवर्स आपको कम से कम देने हैं मेंटल एबिलिटी के सेक्शन को. इससे ज्यादा आपको टाइम देना है, एब्सोल्युटली फाइन, आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम इतना समय तो आप दोगे, राइट. अच्छा, बाकी के 6 घंटे कैसे डिवाइड करने हैं SAT के एरियाज में, उसके ऊपर अपने आते हैं, ठीक है. बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. आप समझ लो कि आपका कट ऑफ 150 अगर है तो आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा मैथ के अंदर, ठीक है, क्योंकि SAT के अपने चैलेंज हैं, उसके ऊपर मैं आता हूं, राइट. वी विल कम टू सेक्शन ऑफ SAT, बट MAT इज अ स्कोरिंग सेक्शन, राइट. बट दिस अगेन इज समथिंग दैट इज नॉट टॉट एट स्कूल. सो आपको तैयारी करनी पड़ेगी खुद से, और आप तैयारी करोगे तो आई एम श्योर यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दिस सेक्शन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. नाउ SAT की बात करूं मैं, तो यहां पे यू नीड अ स्कोर ऑफ 70 to 75 मार्क्स आइडियली. अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम. बहुत टफ एग्जाम आ गया तो शायद ये नंबर कम हो जाए, बट इन जनरल, राइट, आई थिंक दिस इज अ वेरी हेल्दी बैलेंस, जहां पे यू लुक टू स्कोर 70 मार्क्स इन SAT,
80 marks in math, which will give you an overall score of 150. That is a very safe score. ऐसा हो सकता है some of you might be really strong at math. In that case, you will target 85 from there. And let's say अपना कोई एक पर्टिकुलर वीकनेस है, साइंस बहुत ग्रेट नहीं है या एसएसटी बहुत ग्रेट नहीं है, एसएस के बिना तो खैर मुश्किल होगा वैसे, बट इन दैट केस यू कैन कॉम्प्रोमाइज 5 मार्क्स हियर एंड देयर. अपना एंड गोल है कि 150 किसी भी तरीके से पहुंचा जाए. सो आइडियली 70 to 75 मार्क्स मैंने देखा है सैट के अंदर अगर आपके आ रहे हैं, ठीक है, देन यू आर सेफ. ठीक है, अच्छा अब सैट के बारे में बात करें, सो यहाँ पे स्ट्रैटेजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सैट कंपेयर्ड टू मैथ. बिकॉज मैथ तो एक ही एरिया है, राइट, देयर इज जस्ट रीजनिंग, सिर्फ रीजनिंग है, जबकि सैट में ऐसा नहीं है. हियर देयर आर 5 डिफरेंट एरियाज. नाउ लास्ट ईयर की बात करूं तो बायोलॉजी के 13 क्वेश्चंस थे, केमिस्ट्री 13, फिजिक्स 14, राइट. तो साइंस के 40 क्वेश्चन आते हैं एंड इट इज जनरली 13, 13, 14. कभी ऐसा हो सकता है कि 14 केमिस्ट्री के आ गए और बाकी 2 एरियाज के 13, 13, दैट इज पॉसिबल, बट जनरली यू विल सी 13, 13, 14. तो 40 क्वेश्चन है आपके साइंस के, विच इज 3 एरियाज. फिर मैथ के होंगे 20 सवाल और एसएसटी के होंगे 40 क्वेश्चन. सो 5 डिफरेंट एरियाज आर देयर एंड यहाँ पे कौन सी चीज को प्रायोरिटी देना, दैट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट. तो मैथ में एक बार के लिए आप सीक्वेंस में जाओगे तो भी चलेगा कि मैंने 1 से शुरू किया और मैं 100 तक आया. जो डिफिकल्ट आए वो मैंने रैंडम मार्क कर दिए, जो लंबे क्वेश्चन लगे, लेंथी लगे, वो बाद में करूंगा, बड़ा 1 to 100 गए. मैं इस सेक्शन के अंदर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 1 to 100 जाओ. यहां पे यू नीड टू फॉलो पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट. दिस हैज टू बी योर ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट अनलेस समथिंग ड्रामेटिक हैपेंस ऑन दैट पर्टिकुलर डे. बट आपको सवाल इनिशियली इसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करने चाहिए बच्चों. पहला आपको एसएसटी से ही शुरुआत करनी चाहिए. इन माय ओपिनियन, सी दिस इज द की सेक्शन. एसएसटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन एज फार एज एनटीएससी इज कंसर्न. अगर आप एसएसटी में अच्छे नहीं हो, आप भूल जाओ कि आप ये एग्जाम क्रैक करने वाले हो. ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. एनटीएससी कैन नॉट बी क्रैक्ड विदाउट एसएसटी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, नॉट बिकॉज ये 40 मार्क्स का है, बट ऑल्सो बिकॉज कि ये 40 मार्क्स 20 मिनट में लाए जा सकते हैं. यू कैन गेट 30, 35 जो भी स्कोर आप ला पाते हो एसएसटी के अंदर 20 मिनट में पॉसिबल है. मैथ नहीं हो सकता 20 मिनट में. देयर आर 20 क्वेश्चंस, राइट. यू कैन नॉट अटेम्प्ट ऑल 20 क्वेश्चंस genuinely in 20 minutes. Almost impossible unless you are the greatest mathematician in the world, right? Even then I think you will struggle probably. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एसएसटी में स्पीड आ सकती है जो दूसरे सेक्शंस के अंदर शायद उतनी हद तक नहीं आती जितने एसएस में आ सकती है. और 40 क्वेश्चन है, दैट ऑल्सो इज अ ह्यूज चंक. अब आपका एसएससी अगर बहुत खराब है और आप इसमें 10 या 15 मार्क्स लेके आ रहे हो, मुश्किल काम है, राइट. अगर आपके 10-15 मार्क ही आ रहे हैं एसएस के अंदर, तो इसका तो मतलब है कि यू नीड टू बी एब्सोल्युटली फ्लॉलेस इन साइंस एज वेल एज मैथ, राइट, विच इज टफ, वेरी टफ. ठीक है, तो आप पहले एसएस से शुरुआत करोगे, फिर बायोलॉजी, बिकॉज बायोलॉजी अगेन हैज डायरेक्ट क्वेश्चंस, सवाल डायरेक्ट है. केमिस्ट्री अगेन हैज अ लॉट ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस. फिजिक्स आप उसके बाद करोगे बिकॉज दिस विल हैव न्यूमेरिकल्स, दिस विल बी टाइम कंज्यूमिंग. एंड मैथ आप सबसे बाद में करोगे बिकॉज दिस इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन एंड दिस हैज just 20 marks. So priority is again very very important. अगर आपने गलत ऑर्डर में सवाल अटेम्प्ट किया, आप मैथ पहले करने गए और मैथ के 20 के 20 सवाल आप लगाने गए, you might end up spending more than 1 hour. आपका 1 घंटे से भी ऊपर का समय चला जाएगा मैथ के अंदर, आपको पता ही नहीं चलेगा समय कहाँ चला गया. तो आपको शुरुआत हमेशा एसएसटी से करनी चाहिए. एसएसटी के अंदर बच्चों यू ऑलरेडी नो कि 40 सवाल आएंगे. पैटर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑफ 1 मार्क. नाउ गुड स्कोर इन एसएसटी इज 30 मार्क्स. 30 मार्क्स लाना जरूरी है मेरे ओपिनियन में अगर आपको एनटीएससी स्कॉलर बनना है तो. ठीक है, ग्रेट स्कोर विल बी 35. 4 या 5 सवाल ऐसे रहेंगे जो कि थोड़े मतलब डिबेटेबल होते हैं, राइट. वी डोंट नो कि भाई ये राइट, यू कैन हैव एन आर्ग्यूमेंट. ठीक है, और ये सेक्शन आपको 20 से 25 मिनट में खत्म करना है. ये बड़ा क्रिटिकल है. ठीक है, और मेरे ख्याल से हो जाएगा, राइट, क्योंकि एसएस में ऐसा नहीं करोगे आपके अरे यार ये क्या था, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता. मैथ में फिर भी आप सवाल पढ़ोगे, सोचोगे, कुछ ट्राई करोगे. एसएस में ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट. एक फैक्ट है, you don't know the fact, right? Most of the questions are factual.
इसमें भी कुछ लॉजिक वाले क्वेश्चन आएंगे, बट अधिकतर सवाल फैक्चुअल है, राइट। अब और बहुत सारे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, caste in politics have both positive and negative aspects. Which among the following is a negative aspect of caste in Indian democracy? Right? Negative aspect पूछा है। Now पहला ऑप्शन बोलता है कि caste politics has helped people from Dalits and OBC castes to gain better access to decision making. This can't be negative, right? ये तो common sense बोल रहा है कि ये कैसे negative बात हो गई। Next बोलता है each caste tries to become bigger by incorporating within it neighboring caste or subcaste which were earlier excluded from it. ये भी again negative बात तो नहीं हुई ना, right? See, आप अपना घर बड़ा करना चाहते हो, राइट, आप खुद का काम बड़ा करना चाहते हो, तो ये नेगेटिव कैसे हो गया? नेगेटिव तो नहीं है ये। नेक्स्ट इज सम मार्जिनल कास्ट ग्रुप्स हैव कम इन द पॉलिटिकल एरिना। भाई तो अच्छी बात है, राइट, मार्जिनल कास्ट अगर पॉलिटिकल एरिना में आई है, दैट्स अ गुड थिंग। लास्ट ऑप्शन सेज इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इवन वायलेंस। ऑब्वियसली दिस इज अ नेगेटिव, राइट। Now, I don't think so. This question requires a lot of smartness कि आपको political science का विद्वान होना पड़ेगा, तब जाके आप ये question correct कर पाओगे। I think this is fairly common sense based question जो आपको आना ही चाहिए, right? तो ऐसे question काफी मिलेंगे आपको SST के अंदर, right? एक और question है, देखो जैसे Michelle Bachelet, right, was elected as president in 2006, became the first woman to be defense minister in Latin America country Chile. Before being appointed as defense minister, she was, right? What was she? Now this question, Bachu, right? Again, I am not an SST expert, right? I am a math expert, to be honest with you. But this is a tough question. Why? Because this fact, right, is not there in your book. ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं which are not directly in your book, right? This is not a picked up line from your book, right? So she was actually a political prisoner during the Pinochet dictatorship, right? तो ये करेक्ट आंसर है। बट अगेन, आपको अगर नहीं भी ये सवाल आता तो आप इसके अंदर 2 मिनट तो नहीं लगाने वाले ना, राइट। सो द डिसीजन इज नॉट गोइंग टू टेक 2 मिनट्स कि यार आई विल थिंक एंड देन आई विल गेट टू नो द आंसर। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट आपको नहीं पता, आगे बढ़ जाओ, राइट। यू सिंपली डोंट नो दिस गिवन फैक्ट, राइट। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे यहाँ पे, जहां पे अगेन कॉमन सेंस यूज करोगे तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। बहुत सारा टाइम आपका बच सकता है। अब जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि वी हैव गिवन सम इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, क्लासिफाई द पॉजिटिव इफेक्ट। हमें पॉजिटिव इफेक्ट बताने हैं ग्लोबलाइजेशन के। फर्स्ट ऑप्शन सेज कंज्यूमर्स हैव मोर चॉइसेस ऑफ कमोडिटीज as imports from other countries are easy to access, right? So positive बात है, right? If there are more choices to consumer, that's a positive thing. So A is definitely a positive thing. So now if you look at the options, anything that does not have an A is definitely wrong. So first option में A नहीं है, तो first option पक्का गलत है, उसको neglect करो, right? वो आंसर नहीं हो सकता आपका। Next says access to foreign direct investment increases as economic activities in sectors wherein the investment flows, right? ये भी पॉजिटिव बात है, right? ये भी क्यों नेगेटिव होगा, right? This is also a positive, so B भी होना चाहिए। So any option which does not have B in it is definitely wrong. So आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 cannot be your answer। अब बाकी के बच गए 2 ऑप्शन। अब A, B, फिर अब एक में G और C है और एक में D, E और F है, राइट। तो फिर से अगेन आपका काम एकदम ही आसान हो गया, सारे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी एक स्टेटमेंट पकड़ लो आप, राइट। मैंने G पकड़ लिया, मान लो जी में बोला है some domestic industries are adversely affected as they could not meet the competition from foreign countries. How is this positive? ये तो नेगेटिव बात है, राइट, कि ग्लोबलाइजेशन खा गया, राइट, लोकल इंडस्ट्रीज को खा गया ग्लोबलाइजेशन, they could not compete. So G is negative. So इसका मतलब है my answer has to be A, B, D, E and F, right? So again क्वेश्चन लग रहा है बड़ा, पर लॉजिक लगाओगे तो यू कैन एलिमिनेट लॉट ऑफ चॉइसेस, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जहां पे अगेन इफ यू यूज कॉमन सेंस यू कैन एलिमिनेट एवरीथिंग। अब जैसे ये क्वेश्चन कुछ बच्चे देख के छोड़ देंगे, अरे यार मेरे को तो ठीक से याद नहीं है ये फैक्ट, मेरे को तो एक या दो स्टेट का ही याद है इस केस में। बट अगर आपको एक स्टेट भी याद है तो आपका आंसर निकल गया बच्चों। सी द ऑप्शंस केयरफुली। सो यहाँ पे देयर आर 2 कॉलम्स गिवन टू यू, एक में स्टेट है और उसमें उसका सेक्स रेशियो बोला हुआ है इन द सेंसस ऑफ 2011। अब लेट्स से आपको सिर्फ एक याद है कि तमिलनाडु का, मेरे को याद है 996 था, काफी अच्छा सेक्स रेशियो था तमिलनाडु का। आंसर आ गया आपका। ए का आंसर 3 है अगर, तो ए की तो ऑप्शन है जहां पे ए इज 3।
या दूसरा कोई भी अगर एक स्टेट आपको याद था तो यू विल गेट द आंसर. यू डोंट हैव टू जगल अ लॉट. एक से आपका आंसर आ जाएगा. यूज योर लॉजिक. ठीक है. अच्छा, कुछ आपके वीकनेस वाले एरिया भी आ सकते हैं, जैसे मैंने ये क्वेश्चन का एग्जांपल दिया जस्ट टू हाईलाइट माय ओन वीकनेस. सो आई एम नॉट ग्रेट एट ज्योग्राफी, राइट. मेरा ज्योग्राफी कोई बहुत ग्रेट नहीं है. आई प्रेफर इकोनॉमिक्स, आई प्रेफर सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, और आई प्रेफर हिस्ट्री. सो ज्योग्राफी इज वन एरिया वेयर आई स्ट्रगल. सो मैं पहले से अकाउंट करके चल रहा हूं कि क्वेश्चंस लाइक दीज, राइट, माइट बी टफ फॉर अ कैंडिडेट लाइक मी. So you also have to consider your strengths and weaknesses into consideration. वैसे तो I will recommend कि आप NCERT का टेक्स्ट बुक तो पूरा चार्ट जाओ, राइट, वर्ड टू वर्ड जाओ, राइट, सारी चीजें आपको याद रहें. एंड देन अगेन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. NTSC का एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते जब तक आप कम से कम 10 मॉक टेस्ट नहीं देते. यू नीड टू टेक एटलीस्ट, बोल रहा हूं मैं, एटलीस्ट, राइट, आइडियली 15 और हो सके तो 20 मॉक दो आप, राइट. इफ यू डोंट नो हाउ टू अपीयर फॉर NTSC मॉक्स, अगर आपको मॉक्स की कमी मिल रही है, प्लीज गेट इन टच विद ऑर्फिकी. आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. SST में आपको क्या ध्यान में रखना है, राइट, कि 10 क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कह लो या इकोनॉमिक्स से. अगेन डू कंसिडर योर वीकनेसेस. अगर एक पर्टिकुलर एरिया आपका वीक है तो बाकियों को स्ट्रेंथन करने की पूरी कोशिश करो. ठीक है. स्पीड इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, राइट, एंड स्पीड कम्स विद फास्ट डिसीजन मेकिंग, राइट. फटाफट डिसाइड करो कि करना है नहीं करना है. नहीं आता बी मार्क करो, सी मार्क करो, डी मार्क करो, जो भी आपको मार्क करना है आगे बढ़ो. टाइम वेस्ट मत करो, राइट. एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर स्टेट बोर्ड फॉर स्टेज 1, राइट. देखो, स्टेज 2 इज गोइंग टू बी फ्रॉम NCERT, बट स्टेज 1 विल बी फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव स्टेट. तो SST में इसलिए भी मेहनत करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, यू बिलोंग टू राजस्थान, देन यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर राजस्थान स्टेट बोर्ड SST एज वेल, बिकॉज पहले स्टेज का जो पेपर है वो स्टेट निकालते हैं, तो आपको SST दोनों के लिए पढ़ना पड़ेगा. मैथ साइंस में फर्क नहीं आता, मैथ सेम है, राइट. तो राजस्थान NCERT का मैथ में कोई फर्क नहीं आएगा. पाइथागोरस थ्योरम इज पाइथागोरस थ्योरम, बट SST के अंदर द सिलेबस कुड बी डिफरेंट एंड ऑब्वियसली 70% चीजें ओवरलैप होंगी. तो बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं कि ओहो सर कितना पढ़ना पड़ेगा हमको. 60 to 70% चीजें आराम से ओवरलैप होती हैं बिटवीन NCERT एंड एनी स्टेट. ठीक है. रेयरली ऐसा मिलेगा कि भाई एकदम ही अलग है, राइट. बहुत ही ऐसा रेयर इंस्टेंस होगा कि आपको बहुत अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ रही हैं. सो काफी ओवरलैप है, राइट. बट आप स्टेट का SST इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं तो स्टेज 1 में आपको दिक्कत आएगी. ठीक है. मूविंग ऑन, साइंस सेक्शन के बारे में बात करते हैं, राइट. साइंस मेरे को SS से भी कम आता है बच्चों. ठीक है. सो यहाँ पे आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि भाई ये 3 आपके सेक्शन है, राइट. किस पे कितना समय लगना चाहिए. अब आप देख सकते हो कि बायोलॉजी की बात करूं, राइट, देयर आर 13 to 14 क्वेश्चंस. 10 to 11 is will be considered as a good score. Again, most of these questions are factual. So bio में आपको टाइम नहीं लगेगा, राइट. जैसे SST के अंदर जो लॉजिक लगा, the same will be applicable over here as well. You will not have to spend a lot of time. Same goes for chemistry, right? एक आध केमिकल इक्वेशन ऐसी आ गई होगी जहां पे बैलेंस करने में आपका टाइम चला गया, बाकी केमिस्ट्री भी जल्दी होगा. फिजिक्स विल टेक टाइम, राइट. फिजिक्स में समय लगेगा 30 से 35 मिनट लग सकते हैं आपको इफ यू ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल 13-14 क्वेश्चंस, बिकॉज यहाँ पे देयर आर न्यूमेरिकल्स, राइट. दे आर नॉट वेरी टफ, राइट. सुपर टफ कुछ भी नहीं है. 1 या 2 सवाल होंगे ऐसे जो वाकई में टफ हैं, बाकी सारे डूएबल हैं. ठीक है. बस आपको समय देना पड़ेगा. अब देखो, 20 से 25 मिनट लग गए आपके SST में, राइट. और ऑलमोस्ट समझो कि यहाँ पे आपका 55 to 60 मिनट के आसपास लग जाएगा आपका इधर समय, राइट, अगर आपने ठीक से काम किया तो. अब द आइडिया इज टू सेव टाइम, राइट. या आप इसको कोशिश करो 20 मिनट में करने की, आप इसको कोशिश करो 55 मिनट में करने की. अपर लिमिट तक मत जाओ. अगर आप यहाँ पे भी 25 दे रहे हो और यहाँ पे भी 60 दे रहे हो तो दिक्कत वाली बात है. दोनों में आपने अपर लिमिट एग्जॉस्ट कर दी. ठीक है. सो आपको कोशिश ये करना है कि भाई कहीं तो लोअर लिमिट सेट हो, कहीं तो मैं थोड़ा मेरा डिसीजन मेकिंग फास्ट रखूं. ठीक है. तो क्रिटिकल चीज आ जाती है फाइनली, राइट. काफी लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, NTSC विल बॉइल डाउन टू दिस थिंग, कैन यू फाइंड 40 to 45 मिनट फॉर मैथमेटिक्स, राइट. सबसे एंड में करना है बच्चों, ये सबसे लो स्कोरिंग सेक्शन है. बट फॉर मेनी पीपल योर कट ऑफ, राइट, विल बॉइल डाउन टू दिस थिंग, can you find 40 to 45 minutes for math, because if you are getting only 20 minutes,
और 25 मिनट्स, फिर तो मुश्किल है, ठीक है, फिर तो बहुत मुश्किल है। देखो इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं, राइट, टोटल 20 मार्क हैं, आई कंसिडर 10 एज अ गुड स्कोर, राइट, डिसेंट स्कोर कंसिडर करूंगा मैं। 15 is a great score, right? Anything over 15 is simply phenomenal, right? Simply phenomenal, because काफी बार तो सवाल में ही गलती होती है, राइट। 20 में से आप समझो कि कुछ तो क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये तो सेट ही नहीं हो रहा, ये तो क्या दिक्कत है, बिकॉज ऑप्शन ही गलत है। ऐसा भी होगा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको लास्ट ईयर के पेपर का, जहां पे ऑप्शन ही गलत है सारे के सारे। तो यूजुअली, राइट, दिस हैज बीन द टफेस्ट सेक्शन ऑफ द पेपर। अगर मैं एनटीएससी का हिस्ट्री देखूं तो मैथमेटिक्स जनरली हैज बीन द टफेस्ट पेपर। एनसीईआरटी की जो खुद की 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है उसके मच बियॉन्ड है, राइट। तो इसमें तो मैथ वही बंदा ठीक से कर सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 20 में से 18 नंबर टारगेट कर रहा हूं, 19 नंबर टारगेट कर रहा हूं, that is possible only if you have been preparing for IOQM या some other Olympiad, right? अगर आप एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं बहुत रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें 18 नंबर टारगेट करने जाओ, बिकॉज इस 18 मार्क्स को लाने के लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा मैथ को, जो कि वर्थ नहीं है मेरे ओपिनियन में, बिकॉज वेटेज 20 नंबर ही है। तो हमें मैथ अच्छा डेवलप करना है, गॉड लेवल मैथ जाने की जरूरत नहीं है फॉर एनटीएससी एग्जाम। हाँ, आपके दूसरे टारगेट हैं, राइट, यू आर टारगेटिंग केवीपीवाई और आईआईटी जे इन फ्यूचर, तो बात अलग हो गई। आपका टारगेट आईओक्यूएम है तो बात अलग हो गई। बाकी एनटीएससी के लिए मैथ पे बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली समय देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि भाई आप अपने समय को 2 पार्ट में डिवाइड करो, राइट, बोर्ड के लिए, एनटीएससी के लिए। एनटीएससी के लिए डबल पढ़ो। अब एनटीएससी में अगर आप लेट्स से 10 घंटा डिवाइड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो मैथ में आपको डिवाइड करना चाहिए 3 to 4 आवर्स, राइट। अच्छा, एसएसटी के लिए बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि आप कम से कम, राइट, 2 से 3 घंटा दो एसएसटी के लिए, राइट। अगर आप वाकई में सीरियस हो एनटीएससी क्रैक करने के बारे में, एसएसटी के बिना नहीं होगा, राइट, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। जैसा मैंने बोला, स्टेट और एनसीईआरटी दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप समझो कि 6 आवर्स जितने आपके हो गए, राइट, 4 घंटे बचते हैं, तो मैं साइंस को, राइट, प्रॉब्ली आई गिव 2.5 आवर्स, राइट, अगर 4 घंटे बच रहे हैं तो, और मैथ को I will give 1.5 hours, right? This will be the proportion in which I will like to divide my time. मैथ को बहुत ज्यादा समय मत दो एनटीएससी के लिए, ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चन टफ है, राइट। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, अब ये तो एनटीएससी लेवल के, एनसीईआरटी लेवल के ऊपर है, राइट, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ही आपको शायद नहीं पता। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि इफ बोथ द रूट्स, राइट, आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4, राइट। तो अब ये मान लो आपका नंबर लाइन है, राइट, ये आपका एक्स एक्सिस है मान लो, तो आपके रूट क्या बोले हैं, राइट, ये आपका ओरिजिन आ गया, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 4, राइट, दोनों रूट आपके। सो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये अगर -2 है और ये अगर 4 है, तो मेरे जो रूट है they are greater than -2 but less than 4। इसका मतलब आपका ग्राफ would be something like this, ठीक है, आपका जो ग्राफ है that would be something like this। so if you take f of -2 that will be positive, right, ये ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब आप यहाँ पे x के जगह पे -2 रख दो, so that expression should be positive। similarly f of 4 भी अगर आप लोगे तो ये ग्राफ ऊपर इंटरसेक्ट करेगा इसको, f of 4 भी पॉजिटिव आएगा, और डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिकॉज बोथ रूट्स, राइट, 2 रूट के आप बारे में बात कर रहे हो। ये तीनों इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा, बट ये तो हम एनसीईआरटी की किताब में तो इस डिफिकल्टी लेवल तक नहीं जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करो, यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत पाओगे आप, राइट, ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग, बिकॉज 2 भी पॉसिबल है, -2 भी पॉसिबल है, -8 भी पॉसिबल है, राइट। तो वो तो ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहे फिर, राइट। हम कौन सा ऑप्शन मार्क करें, समझ में नहीं आ रहा हमको, क्योंकि सेकंड ऑप्शन भी सही है और थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ दिक्कत आ जाती है, आप और टाइम अपना वेस्ट करोगे ऐसे चक्कर में। तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि फर्स्ट इक्वेशन में 2y आ गया 10 - mx, और सेकंड वाले में 2y इज 3x। सो दोनों को इक्वेट कर दो। सो क्या इक्वेशन आ जाएगा मेरा, 10 - mx इज इक्वल टू 3x। दैट मीन्स x कॉमन ले लू मैं, सो m + 3 विल बिकम 10, ठीक है, m + 3 विल बिकम 10। और हमें चाहिए इंटीजर सोल्यूशन, राइट, तो x और y आपके इंटीजर होने चाहिए, ठीक है।
तो x आपको इंटीजर बनाना है, तो x को इंटीजर बनाने के लिए आप क्या ले सकते हो, m को, राइट, सो m प्लस 3, x आपका आ जाएगा 10 अपॉन m प्लस 3, राइट, सो m प्लस 3 हैज टू बी अ फैक्टर ऑफ 10, राइट, m प्लस 3 जो है आपका वो फैक्टर ऑफ 10 होना चाहिए। तो अमंग द गिवन ऑप्शंस अगर आप m को 2 ले लेते हो, इफ यू टेक m as 2, इन दैट केस x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2, ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। अब अगर आपने उसको रिप्लेस कर दिया, राइट, ऊपर, सो 3x विल बिकम 6, सो 2y विल बी 6, तो y इक्वल टू 3 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। तो m इक्वल टू 2 लेने पे, राइट, ये कब आंसर आया, जब मैंने m को 2 लिया, m को 2 सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट केस में काम करते हैं, m को -2 लेते हैं। तो m को अगर आप -2 लेते हो तो आपका जो m प्लस 3 है दैट विल एंड अप बिकमिंग +1, सो x आपका 10 आ गया। तो अगेन अगर x आपका 10 है तो 3x विल बिकम 30, तो 2y, तो वो भी इंटीजर आ रहा है, ये भी आ गया, तो -2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, अब एक काम करो, आप इसको -8 ले लो, ठीक है, इसको -8 ले लो, तो -8 लोगे आप, तो इन दैट केस x जो है आपका, राइट, वो आ जाएगा आपका -8 प्लस 3 दैट इज -5, सो x आपका आ जाएगा -2 इन दैट केस। तो x आपका -2 आ गया, तो फिर से वही बात कि y भी इंटीजर आ जाएगा। तो इंटीजर ही बोला था ना हमको, पॉजिटिव तो बोला नहीं था। तो 2 भी सही है, -2 भी सही है और -8 भी सही है। तो अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखो तो बोथ ऑप्शन 2 and 3 आर करेक्ट, राइट। अब ये एनटीएससी का क्वेश्चन है, अब क्या मार्क करें इसमें, हम कंफ्यूज हो गए, राइट। क्वेश्चन लाइक दिस इज सो टफ, राइट, दिस इज सो टफ, you will have to apply so many concepts to get this question correct, right? आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, आपको टेंजेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, राइट। सो अगेन दिस इज अ वेरी 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 टफ क्वेश्चन, नॉट रिकमेंडेड फॉर एग्जाम, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला कि मैथ्स में फुल मार्क्स लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है, राइट। हो सकता है अगर सारे क्वेश्चन पहली बात तो एनसीईआरटी सही दे दे तो, ठीक है, और उसके बाद आपको भी समय देना पड़ेगा, 20-25 मिनट में तो नहीं हो सकता, राइट। गेटिंग फुल मार्क्स इन 25 मिनट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो काफी लोगों के लिए, राइट, आप समझो कि ऐसा हो सकता है कि भाई आपका मैथ के अंदर स्कोर आया 75 और एसएसटी के अंदर आप ले आए मान लो 30 मार्क्स, और साइंस के अंदर आप ले आए मान लो, राइट, लेट्स से अज्यूम करते, राइट, कि भाई आपका 30 मार्क्स आया यहाँ पे, तो अभी आपका कितना स्कोर चल रहा है, राइट। तो आपका स्कोर चल रहा है अभी 135 मार्क्स, सो यू प्रॉब्ली नीड 10 मार्क्स 12 मार्क्स, राइट, स्टिल टू क्लियर द कट ऑफ, ठीक है। तो फॉर मेनी ऑफ यू इट विल बॉइल डाउन टू कैन यू गेट अ डबल डिजिट स्कोर इन मैथ। अ डबल डिजिट स्कोर इन मैथ विल बी फाइन, but to get a double digit score you might need to give it more than 30-35 minutes। 40-45 मिनट अगर आपके बच रहे हैं तो आप पक्का मतलब डबल डिजिट का स्कोर निकाल लोगे। तो समय बच्चों मैथ के लिए निकालना बड़ा क्रिटिकल है, राइट। सो दिस इज अगेन नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग सेक्शन, यू कांट गेट 20 मार्क का तो है, तो हाई स्कोरिंग कहां से होगा। एक्यूरेसी इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, आप कुछ ही क्वेश्चन कर पाओगे, यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ पे गलती बहुत भारी पड़ेगी, ठीक है। एंड सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। कुछ सवाल ऐसे हैं जो करने मुश्किल है फॉर अ किड इन क्लास 10, राइट। हमें लग जाते हैं कुछ सवाल करने में 4 या 5 मिनट, राइट, और हम पिछले 15 साल से एनटीएससी के बारे में या दूसरे एग्जाम्स के बारे में बच्चों को मैथ्स के लिए पढ़ा रहे हैं, राइट। मेरे को लग जाते हैं कुछ सवाल में 4 या 5 मिनट, तो आपको लग सकते हैं, आपको शायद ना भी आए कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो सवाल पिक करना कि भाई ये मेरे को नहीं आ रहा, रैंडम मार्क करो, आगे बढ़ो, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल इन दिस सेक्शन, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी एनसीईआरटी का स्टेज 2 क्रैक करने की स्ट्रैटेजी, ठीक है। आई एम श्योर कि इस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हो, यू डिवाइड योर स्टडी प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एनटीएससी क्रैक करने का सोच रहे हो, स्टडी प्लान बनाना बड़ा ही क्रूशियल है। इफ यू डू नॉट हैव द राइट ऑर्डर ऑफ स्टडी, आप बस मैथ साइंस करते रह गए, एसएसटी के ऊपर आपने ध्यान ही नहीं दिया, नहीं क्रैक हो रहा, राइट। एनटीएससी क्रैक नहीं हो रहा, आपको अच्छे से एसएसटी करना पड़ेगा, सोशल स्टडीज करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। सो फाइनली राइट, आई वुड से दैट कि इट इज योर टाइम टू शाइन, ठीक है। 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आपको लगता है कि एनटीएससी क्रैक हो सकता है, या आपको लगता है कि एनटीएससी क्रैक नहीं हो सकता। दोनों ही केस में आप सही हो, राइट। अगर आपको लगता है कि हो सकता है तो भी आप सही हो, आपको लगता है कि नहीं हो सकता तो भी आप सही हो, राइट। फिर नहीं होने वाला, यू आर करेक्ट, राइट।
तो आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो के बाद थोड़ा आइडिया आया कि एनटीएससी क्रैक करने के लिए पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए. इफ यू appreciate our content, I would request you to share it with other people as well. That will help our channel to grow, right? And please, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel. I'll see you with some other video, right? Some other time. If you have any suggestions for us, कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहते हो, do let us know in the chat box. I will be more than happy to come up with a video on that. Bye bye.